बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम सेकंड ईयर का फर्स्ट यूनिट कंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है, ये एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। और इसमें जो चार्ज स्टोर होता है वो इन फॉर्म ऑफ सॉरी, आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। यानी चार्ज स्टोर करने का मतलब ये है कि आप उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करवा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप किस फॉर्म में स्टोर करवा रहे हैं, वो आप इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करवा रहे हैं। इसी तरह इंडक्टर जो है, ये आगे हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, वहाँ पे इंडक्टर जो है वो भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। ये थोड़ा सा जो कंपैरिजन होता है चीज़ों के दरमियान, ये आप माइंड में रखा करें। कैपेसिटेंस एबिलिटी है कि जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, और क्यू इज इक्वल टू सी वी का फार्मूला जो है ये हमें बताता है कि जो किसी कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर हो सकता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज़्यादा बैटरी वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो इस तरीके से ज़्यादा स्टोर होता चला जाएगा। और सी जो है ये कैपेसिटेंस है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। लेकिन यहाँ से हर ये मतलब आप ना ले लीजिएगा कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो चार्ज बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो कैपेसिटेंस है चार्ज इस कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज आप स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटेंस आपको ये बताती है। और आगे आपके पास फार्मूला भी होगा, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये कैपेसिटेंस है, यानी आप जो चार्ज स्टोर कर सकते हैं वो कितनी कैपेसिटी रखती है प्लेट्स, कितना उसके ऊपर चार्ज स्टोर हो सकता है, वो इन तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा होता है। वोल्टेज तो आपने डेफिनेटली अप्लाई करने ही करने हैं, बैटरी तो आपने कनेक्ट करनी है, तभी वो चार्ज स्टोर करेगा। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि हम वोल्टेज को डबल कर दें तो चार्ज जो है वो कितना होगा, या कैपेसिटेंस उसकी कितनी होगी, तो कैपेसिटेंस को हर किताब आपने इस फार्मूले से नहीं देखना। कैपेसिटेंस को आपने इस फार्मूले से देखना है कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कोई और जो कैपेसिटर है। फिलहाल ये जो फार्मूला आपके सामने है, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर आप देखना चाहते हैं कि उसमें चार्ज कितना स्टोर हो सकता है, उसकी कैपेसिटेंस क्या है, तो आप इस फार्मूले से देखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक एरिया ऑफ प्लेट, यानी जो आपने प्लेट यूज़ किया उसका एरिया, ये एक प्लेट का एरिया है, दो प्लेटों का एरिया नहीं है। लेकिन हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दोनों प्लेट्स होती हैं वो सेम साइज की होती हैं, तो किसी एक प्लेट का एरिया फाइंड करने। और एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपको बताया जा चुका है कि एप्सिलॉन नॉट जहाँ पे भी आ जाता है इसका मतलब है मीडियम पे डिपेंडेंस है इस चीज़ की। इसका मतलब है जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम डिपेंडेंट है कि दोनों प्लेट के दरमियान आपने किस किस्म का मीडियम यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है जिससे ये डिपेंड करता है वो है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। यानी जो डी है, दो प्लेट के दरमियान कितना फासला है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज़्यादा फासला बढ़ा देंगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो मीडियम है, मीडियम अगर आप डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं यानी इंसुलेटर यूज़ करते हैं तो फिर आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। हर इंसुलेटर हम बताओ डाइलेक्ट्रिक नहीं यूज कर सकते, सिर्फ वही इंसुलेटर हम यूज कर सकते हैं जिसके अंदर कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो पोलराइजेशन की, यानी जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रखते हैं तो वो पोलराइज कर सके खुद को, उसको हम कहते हैं ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। अब अगर देखें आप दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम रखते हैं या एयर रखते हैं, तो फिर जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है वो है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया वैक्यूम। और इसके अलावा अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप उसको रखेंगे, बेसिकली वो होता है इंसुलेटर, लेकिन उसके अंदर एक एबिलिटी होती है जो बाकी इंसुलेटर के अंदर नहीं होती, वो होती है पोलराइजेशन की। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो ये पॉजिटिव आपकी प्लेट है और ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, इसके दरमियान ये आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया। ये बेसिकली है इंसुलेटर, लेकिन इसको डाइलेक्ट्रिक इसलिए कहते हैं कि जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में रखते हैं तो ये खुद को पोलराइज कर लेता है। पोलराइज का मतलब है कि इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं वो स्लाइटली आप कह सकते हैं कि रिप्लेस हो जाते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन से। यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो थोड़े स्लाइटली इधर रिप्लेस हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और नेगेटिव प्लेट की तरफ जो पॉजिटिव आइन है वो इसके यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये होती है वो एबिलिटी पोलराइजेशन की, कि जब आप किसी इंसुलेटर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उसके अंदर पोलराइजेशन क्रिएट हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज जो है वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो इंसुलेटर मटेरियल है ये एक डाई इलेक्ट्रिक है। यानी हर इंसुलेटर को आप डाई इलेक्ट्रिक नहीं कह सकते, डाई इलेक्ट्रिक वही होगा जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर खुद को पोलराइज कर सके। और ये जो एप्सिलॉन आर हमने पीछे देखा था, इसके बारे में हमने देखा था कि जितनी वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, उतना ही समझे कि वो खुद को पोलराइज आसानी से कर सकता है। तो अगर आप दोनों प्लेट के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो फिर जो कैपेसिटेंस का फार्मूला है वो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी। और एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडियम की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये। और ये आपको बताता है कि कोई आपका जो मीडियम है वो कितना ज़्यादा आसानी से पोलराइज हो सकता है। और ये भी बताता है कि ये कितनी अपोजिशन प्रोवाइड करता है अपने आप को, अपने आप में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने में। यानी ये जो कैपेसिटर की जो फील्ड लाइन है जो इस तरह लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, ये अपने आप में से इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में से गुजरने में ये कितनी अपोजिशन प्रोवाइड करता है, ये भी हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है। जितनी वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब है कि ये उतना ही ज्यादा अपोज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से पास करवाने में। अब दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, सी मीडियम और सी वैक्यूम को, तो वो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, सी मीडियम इज इक्वल टू सी वैक्यूम और एप्सिलॉन आर, सॉरी मल्टीप्लाई एप्सिलॉन आर, क्योंकि ये देखें ये वाली जो दो टर्म्स हैं और डिवाइडेड बाई डी, ये तो आपका हो गया सी वैक्यूम, और साथ एक एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई हो रही है एप्सिलॉन आर, वो आपकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी। और यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जब मीडियम आप पुट करते हैं तो उसको जब आप डिवाइड करेंगे कैपेसिटेंस वैक्यूम वाली से, तो आपका आंसर ग्रेटर देन वन आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर मैंने बताया कि ये हमेशा या तो इक्वल टू वन होता है या फिर ग्रेटर देन वन होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जी कि मोमेंटरी में पूछा जाता है कि कैपेसिटर के दरमियान आप कोई मेटल
प्लेट क्यों नहीं यूज़ करते, मेटल क्यों नहीं यूज़ करते, यानी ये पॉजिटिव प्लेट आपकी, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसके दरमियान आप कोई मेटल क्यों नहीं यूज़ करते, हमेशा इंसुलेटर यूज़ करते हैं, डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, इसकी क्या रीज़न है। तो देख लें जी, अगर आप मेटल यूज़ करते हैं तो क्या होगा, मेटल में हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सारे जो अट्रैक्ट होकर इधर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो सारे के सारे इधर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से इस मटेरियल के अंदर अपनी एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन जो है वो इस बाहर वाली डायरेक्शन की अपोजिट होगी। जो प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूं है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन ये जो आपने मटेरियल रखा हुआ है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से ये, तो इसने अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ली है, जो कि बाहर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैक्सिमम अपोज करेगी, और इस तरीके से जो है वो कैपेसिटेंस इसकी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जीरो हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम पुट करने से कैसे कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो इसका एक और मैथमेटिकली ये है कि जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं प्लेट्स के अंदर, पैरेलल प्लेट्स के अंदर, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं, यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेस हुए हैं डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव प्लेट के चार्ज को, जो इफेक्टिव चार्ज है वो कम कर देगा, क्योंकि ज़ाहिर हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे भी दोनों इकट्ठे हो जाए तो हमारा जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू है, सॉरी सिग्मा है, ये उसको कम करेगा, क्योंकि इफेक्टिव चार्ज कम हो जाएगा। ये क्यू, ये जो प्लेट के ऊपर चार्ज क्यू है ये इफेक्टिव चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ वाली जो प्लेट इसके साथ लगी हुई है उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो लिहाजा प्लेट के ऊपर जो इफेक्टिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। ये चार्ज क्यू कम होने से सिग्मा का कम हो जाएगा, और कैपेसिटर के लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी ई, और ई इज इक्वल टू सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से सिग्मा कम होने से आपकी ई कम हो जाएगी, और इसके अलावा आपके पास फार्मूला होता है ई इक्वल टू माइनस वी डी। जब ई कम होगा तो ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज, तो वोल्टेज भी कम हो जाएंगे, और हमारे पास लास्ट में फार्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू वी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब वोल्टेज कम हो जाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये वोल्टेज वो है जो इसके दरमियान सेटअप हुए हैं, यानी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के दरमियान जो वोल्टेज सेटअप हुए हैं ये वो वाले वोल्टेज है, तो ये डिक्रीज होने से आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आप इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, वो आपकी कम हो जाएगी। वोल्टेज जो सेट होते हैं दोनों प्लेट के दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो क्या होता है, वो भी कम हो जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, इफेक्टिव चार्ज कम हो, सारी चीजें यानी अगर देखें जाए तो कम ही होती है। एट द एंड आपके पास जो चीज इंक्रीज हो रही है वो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से आप दो प्लेट के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यूज करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करवा सकते हैं। और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बजाय आप इसमें रखें कोई मेटल रखें, तो मेटल में चूंकि वो अपनी फील्ड क्रिएट कर लेगा, अपनी फील्ड जब वो क्रिएट करेगा तो वो बाहर वाली जो फील्ड है उसको टोटली अपोज करेगा, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम मेटल जो है उसको प्लेट्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसके हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक है यू इज इक्वल टू वन बाई टू सी वी स्केयर, यानी कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट आपने लेना है वोल्टेज के स्केयर के साथ, और ये वन बाई टू का जो फैक्टर है ये इसकी वजह से आया है, एवरेज की वजह से, एवरेज वैल्यू आपने ली है जो वोल्टेज कैपेसिटर के ऊपर सेट हुए हैं, यानी आपकी प्लेट है ये वाली, ये शुरू में बिल्कुल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब आपने इसको बैटरी से जोड़ा तो इस पर शुरू में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हुआ, फिर आस्ते आस्ते पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू होगा, तो हमने इसका एवरेज वैल्यू ले ली वन बाई टू ऑफ वी, यानी टोटल वोल्टेज जो इसके ऊपर सेट हुए हैं उसकी एवरेज वैल्यू। अब बाकी कुछ रिप्लेसमेंट करने से आपके पास जो फार्मूला डेवलप होगा एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, ये है एनर्जी सिर्फ, सॉरी ये एनर्जी डेंसिटी है, ये जो यू ई लिखा हुआ है ये एनर्जी डेंसिटी है, और ये जो सिंपल छोटा सा यू आपको यहाँ नजर आ रहा है ये है एनर्जी। तो एनर्जी यानी छोटा यू पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी को जब आप यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी डेंसिटी। तो ये यू इधर भी है इधर भी है, तो ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। इसका दूसरा फार्मूला आपके पास बनेगा वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर, ई जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये उस वक्त वैलिड है जब आपके पास दोनों प्लेट के दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम हो या एयर, लेकिन अगर एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम आपने इंसर्ट किया हुआ है तो फिर आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी आएगी वो आएगी एप्सिलॉन नॉट, साथ एक और फैक्टर लग जाएगा एप्सिलॉन आर ई स्केयर। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हमें किसी भी कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है वो हमें बताता है कि कितना टाइम लगेगा कैपेसिटर को टोटल चार्ज का 63% चार्ज होने में, यानी अगर आपका इक्विलिब्रियम चार्ज है क्यू, क्यू नॉट आप कह लें इक्विलिब्रियम चार्ज है क्यू नॉट, तो इसका 63%, इसका 63% चार्ज होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। इसी तरह डिस्चार्जिंग के केस में भी आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर है वो सपोज करें कि 99.9% चार्ज है, तो इसको डिस्चार्ज होते 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 37% तक आने में, ठीक है ये 99.9% चार्ज था, तो इसको 37% तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको भी टाइम कांस्टेंट टी कहा जाता है। यानी दो तरीकों से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, चार्जिंग के वाले से भी आप कह सकते हैं कि वो टाइम जिसमें कोई कैपेसिटर जीरो से चार्ज होना शुरू होता है और 63% टोटल चार्ज का चार्ज हो जाता है उस टाइम को आप टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह डिस्चार्जिंग के केस में कह सकते हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज है और वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो जितना टाइम वो फुली चार्ज से लेके
37% चार्ज ड्रॉप करने में जितना टाइम लेता है उसको आप टाइम कांस्टेंट कहते हैं। 37 की बजाय आप 63 भी यूज कर सकते हैं कि वो टाइम जिसमें 63% चार्ज ड्रॉप हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब डिस्चार्जिंग की बात हो रही है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि वो टाइम जिसमें एक फुली चार्ज कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाए। प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कि जो भी कैपेसिटर है उसको फुली चार्ज या फुली डिस्चार्ज होने के लिए इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये मतलब थ्योरेटिकली आप देख सकते हैं, बाकी इसकी बीएससी के अंदर इक्वेशन मौजूद है कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वन माइनस सी पावर माइनस टी ओवर आर सी, इस तरह की इक्वेशन है जो बताती है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो थ्योरेटिकली अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाए तो उसको इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें, जिस तरह हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि कोई जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज या फुली डिस्चार्ज जो होता है वो 5 टाइम कांस्टेंट में हो जाता है। यानी जो आपके पास टाइम कांस्टेंट टी है उसका 5 गुना। जी, प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट को जब आप 5 टाइम कर देते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो गया। टाइम कांस्टेंट जो है इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं टी इज इक्वल टू आर सी, और ये दो चीजें जो है, एक आर रेजिस्टेंस है और सी जो है ये कैपेसिटेंस है, दोनों का जो प्रोडक्ट है ये आपको टाइम कांस्टेंट मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि आर सी का जो यूनिट बनता है वो टाइम का यूनिट बनता है। इसी तरह इंडक्टर के केस में जो एल ओवर आर का यूनिट है वो भी टाइम है। कैपेसिटर के केस में आर सी को टाइम कांस्टेंट कहा जाता है और इंडक्टर के केस में एल ओवर आर को टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। दोनों का जो डायमेंशन आती है, दोनों का जो यूनिट आता है वो टाइम वाला ही है। और ये आपकी असाइनमेंट भी आपने प्रूव करना है कि वाकई जो है इन दोनों की जो डायमेंशन है वो टाइम वाली है। इसके अलावा टाइम कांस्टेंट के हवाले से ये बात है कि अगर किसी कैपेसिटर की स्मॉल वैल्यू टाइम कांस्टेंट की तो इसका मतलब है कि वो जल्दी चार्ज हो जाएगा और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। और वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर किसी कैपेसिटर की लार्ज वैल्यू है टाइम कांस्टेंट की तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा देर लेगा चार्जिंग में भी और ज्यादा देर लेगा डिस्चार्जिंग में भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ एप्लीकेशन, ज़ेरोग्राफी, ज़ेरो का मतलब होता है ड्राई और ग्राफिक मतलब होता है राइटिंग। इसका मतलब है कि ज़ेरोग्राफी मीन ड्राई राइटिंग, खुश्क राइटिंग। तो फोटोकॉपी मशीन के अंदर एक सेलेनियम मेटल यूज होती है, और सेलेनियम की प्रॉपर्टी ये है कि ये फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर मतलब है कि ये लाइट की मौजूदगी में कंडक्ट करता है, लेकिन जब ये आप इसको डार्क में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, तो ये क्या बिहेव करता है, एज इंसुलेटर बिहेव करता है। सेलेनियम को आप फोटोकॉपी मशीन के अंदर सेलेनियम को हमेशा जो है वो पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, और जो टोनर होता है जिसके अंदर इंक होती है उसको हमेशा नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। और फिर ये इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में चिपक जाते हैं और आपकी पक्की लिखाई या प्रिंटिंग होती है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जिस तरह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, वो है एयर फिल्टर यूज इन चिमनीज। चिमनी का धुआं जो है उसको अगर आप डस्ट से या डस्ट पार्टिकल से पाक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चिमनी से जो धुआं है वो डस्ट पार्टिकल नीचे ही रह जाए और सिर्फ साफ धुआं जो है वो ऊपर चला जाए, तो फिर वहाँ पे एयर फिल्टर यूज किए जाते हैं। तो उसमें भी यही होता है कि जो मैश लगाई जाती है चिमनी के ऊपर, मैश इस तरह लगाई जाती है, ये मैश होती है इस तरह, इसको एक किस्म का चार्ज दिया जाता है। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जब रगड़ खाते हैं तो उनके ऊपर दूसरी किस्म का चार्ज आ जाता है। तो इसके ऊपर अगर सपोज पॉजिटिव है और डस्ट पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव है, तो वो इसमें से जब पास कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरीके से डस्ट पार्टिकल या स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के साथ चिपक जाते हैं, और कुछ अर्से बाद स्मैश को उतार के साफ कर दिया जाता है, और इससे गुजरने वाला जो धुआं होता है, स्मोक होता है, वो डस्ट फ्री होता है, साफ हो जाता है। इस तरीके से डस्ट रिमूवल डिवाइसेज, कालीन के अंदर जो डस्ट पड़ी होती है उसको भी साफ करने के लिए इस तरह के डिवाइस यूज किए जाते हैं। और उसका भी प्रोसीजर यही है कि एक चीज को एक किस्म का चार्ज दिया जाता है, और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर दूसरी किस्म का चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरीके से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो साफ हो जाते हैं कालीन से। कार पेंटिंग में भी ये किया जाता है कि जो पेंट होता है उसको नोजल से निकलते हुए एक किस्म का चार्ज दिया जाता है, अमूमन वो नेगेटिव चार्ज होता है, और जो कार होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पॉजिटिव चार्ज कर लिया जाता है। और इस तरीके से जो पेंट के जरात होते हैं उनके ऊपर एक किस्म का चार्ज, और कार की बॉडी के ऊपर दूसरी किस्म का चार्ज आ चुका होता है, तो दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो परमानेंट अटैच हो जाते हैं, और इस तरीके से परमानेंट पेंटिंग हो जाती है। लाइटनिंग जो आसमानी बिजली है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्जांपल है, क्योंकि ऊपर जो बादल हैं, बादलों को जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो वो फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, और छोटे छोटे जो है वो आप कह सकते हैं आइस के टुकड़े बन जाते हैं। तेज़ हवाएं चलती हैं तो आपस में रगड़ खाने की वजह से बादलों की एक सतह पे, एक सरफेस पे पॉजिटिव और दूसरी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और हवा जो है हवा बेसिकली हमें पता है इंसुलेटर होती है, लेकिन कंडक्ट कैसे करती है, क्योंकि हवा आयोनाइज होना शुरू हो जाती है, इतना ज़्यादा वो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं जिस वजह से हवा आयोनाइज हो जाती है, और उसी आयोनाइजेशन की वजह से जो बिजली है, जो चार्ज है, वो सारा का सारा जमीन पर ट्रांसफर होता है और हमें लाइटनिंग नजर आती है। रबिंग ऑफ कॉम विद वूल और हेयर, आप कंघी जो प्लास्टिक की बनी होती है उसको आप वूल ऊनी कपड़े के साथ या हेयर के साथ जब आप रब करते हैं तो उससे भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।